हेलो दोस्तों। आज हम एटॉमिक हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जो कि जेम्स क्लियर द्वारा प्रस्तुत की गई है। हम सीखेंगे कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं। कभी कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता कोई बड़ा कदम उठाने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों के सुधार से आती हैं। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं, तो पूरे एक वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है, तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य की बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषयों में से एक है। एटॉमिक के पीछे भी गहरे अर्थ निहित हैं, लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव हैं, मामूली लाभ, 1% सुधार। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होती हैं। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती हैं। जैसे छोटे छोटे अणुओं से कण बनते हैं, वैसे ही छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजों का निर्माण होता है। आदतें हमारे जीवन में कण जैसी होती हैं, हर एक मूल इकाई के रूप में होती है, जो समग्र सुधार में सहयोग देती है। पहले ये छोटी आदतें ज्यादा महत्व की नहीं लगती हैं, लेकिन जैसे ही ये एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं, तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती हैं, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से अधिक होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स या छोटी आदत के मुहावरे का अर्थ है, नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं, तो आप करोड़पति नहीं हो जाते हैं। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो भी आप बेडौल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा मैंडारिन पढ़ते हैं, तो आप भाषा नहीं सीख पाते हैं। हम कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते, और फिर हम पुराने ढर्रे पर ही लौट आते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि आज आपने सेहत को लाभ न पहुंचाने वाला भोजन खाया है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं, तो वे आपको माफ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए बाद में एक दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों से 1% गलती हर दिन करते हैं और छोटी गलतियां दोहराते चले जाते हैं, साथ ही छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते हैं, तो हमारा यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। ये कई गलतियों का संचय होता है। 1% गिरावट के कारण ही बाद में समस्या होती है। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है, वो किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। सोचिए कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट LAX से चलते हुए ही 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो न्यूयॉर्क की बजाय आप वॉशिंगटन DC में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान ना जाता हो। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन यह अंततः अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर उतारेगा। इसी प्रकार से दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जाता है। 1% बेहतर या 1% बदतर उस पल भले ही उल्लेखनीय ना लगे, लेकिन कालांतर में यह भारी बदलाव दिखा सकता है कि आप क्या हैं और आप क्या हो सकते थे। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है, जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही हैं या नहीं। आपकी अपने वर्तमान नतीजों की बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं और हर महीने जो कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं, तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपके खर्च करने की आदतें बदलती नहीं हैं, तो अंत अच्छा नहीं रहेगा। इसके विपरीत, आप हर महीने कुछ न कुछ बचा रहे हैं, तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं, भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों का संकलन होते हैं। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदतें ही आपके वजन का निर्धारण करती हैं। आपके सीखने की आदतों का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की आदतों का नतीजा अलग दिखता है। आप जो दोहराते हैं, वे आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे, तो आपकी छोटे फायदों और छोटे नुकसानों दोनों का एक वक्र बनाना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर महीने की कमाई से कम खर्च कर रहे हैं?
क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप पुस्तकें पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष आपका भविष्य अपने आप बता देंगे। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वह गुणित होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देंगी, बुरी आदतें समय को शत्रु बना देंगी। आदतें दूधारी तलवार हैं। बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती हैं, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती हैं। इसलिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती हैं और अपनी पसंद के अनुसार इन्हें कैसे बनाया जाए, ताकि आप इस दूधारी तलवार की एक धार से बच सकें। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। ये स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बढ़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्ते में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती हैं जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं पा लेते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले दिन, एक हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक जब बदलाव अप्रभावी दिखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं। ये किसी भी संयोजन प्रक्रिया का प्रमाण होता है। ये मूल कारणों में से एक है कि क्यों स्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजा नहीं मिलता है, तो वे इसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीने तक हर दिन दौड़ा, तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा? जब इस तरह के विचार हावी होते हैं, तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है। लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है, ताकि आप इस पठार को पार कर सकें। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता खो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है? दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीज़ें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए संभव है कि अगले वर्ष इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यदाकदा प्रेरणा के अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना पकाना जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में ये तकलीफदेह लगने लगती हैं। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाएं, तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी ही रहती हैं, खासतौर पर अवांछित आदतें। भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अस्वस्थकर आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना, टालना या धूम्रपान छोड़ना असंभव सा लगता है। सोचिए कि 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है, तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो व्यक्ति अब भी ये मानता है कि वो सिगरेट पीने वाले लोगों में से ही है और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है, वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन ये कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वो नहीं पीता है, इसलिए उस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती। ज्यादातर लोग जब सुधार करना शुरू करते हैं, तो पहचान बदलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। वे सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं स्किनी यानी परिणाम होना चाहता हूं, और यदि मैं इसी डाइट का अनुसरण करता रहा तो मैं स्किनी हो सकूंगा यानी प्रक्रिया। वे लक्ष्य तय करते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सकें। इसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते हैं जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं, उस नज़रिए को वे नहीं बदलते हैं और ना ही इस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनकी बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्यों के पीछे धारणाओं का एक तंत्र रहता है। लोकतंत्र की प्रणाली आज़ादी, बहुमत का शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और कठोर आज्ञा पालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरीके सोच सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें,
लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं की जा सकती। ये तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव होता है। चाहे हम किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों या समुदायों की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहां भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के कुछ ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इसमें निहित आदतें पहचान बनाती हैं। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से है जो अर्जित करने की बजाय खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्त होते रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते रहेंगे, तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते हैं, तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य है और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या हैं, आपने उसे नहीं बदला। बोल्डर, कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी इसका उत्तम उदाहरण मानी जा सकती है। ब्रायन ने मुझे बताया कि जहाँ तक मुझे याद है, मुझे अपने नाखून चबाने की आदत थी। जब मैं छोटा था, तब घबराहट में नाखून चबाने से इस आदत की शुरुआत हुई थी। बड़े होने पर यह अवांछित आदत में तब्दील हो गई। एक दिन मैंने सोचा कि तब तक नाखून नहीं चबाना जब तक वे बढ़ ना जाएं। अपनी इच्छा शक्ति से मैंने वो कर दिखाया। फिर ब्रायन ने कुछ चमत्कारिक किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार मेरा मैनिक्योर करा दें। मेरा सोचना था कि यदि मैंने नाखूनों के लिए पैसा देना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें चबाऊंगा नहीं, और इसने काम कर दिया। लेकिन केवल पैसे के कारण नहीं, मेरे नाखून मैनिक्योर के कारण सुंदर हो गए थे। ये पहली बार मैंने देखा। मैनिक्योर करने वाले ने यह भी कहा कि मेरे नाखून यदि चबाए न जाएं तो ये वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक हैं। अचानक मुझे मेरे नाखूनों पर गर्व हुआ। यह ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने कभी इच्छा तक नहीं की थी, और इसने मुझे अचानक से बदल के रख दिया। मैंने उसके बाद एक बार भी नाखून नहीं कुतरे। इसी कारण से मैं आप प्राउड से उनकी इतनी कद्र करता हूँ। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो वो प्रेरणा का भीतरी स्वरूप होता है। ये कहने के लिए एक ऐसी बात है कि मैं इसी तरह का व्यक्ति हूँ जो ये चाहता था। ये उससे बहुत अलग है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसा ही है। किसी विशेष पहचान पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही मोटिवेटेड होंगे और उससे जुड़ी आदतों से जुड़े रहेंगे। यदि आपको अपने बालों के लुक पर गर्व है तो आप कई तरह की आदतें इसकी देखरेख से संबंधित बना चुके होंगे। यदि आपको अपने बाइसेप्स पर गर्व है तो आप कभी भी शरीर के ऊपरी हिस्से का वर्कआउट बंद नहीं करेंगे। यदि आपको अपने द्वारा बनाए गए स्कार्फ पर गर्व है तो हफ्ते में आप कई घंटे स्कार्फ बुनने में लगाएंगे। एक बार आपकी गर्वानुभूति परिदृश्य में शामिल हो गई तो आप कैसे भी करके उस आदत को बनाए रखेंगे। वास्तव में व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से किसी आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि वो आपकी पहचान बन चुकी है। हर व्यक्ति खुद को जिम जाने, 1 या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते हैं तो लंबे समय तक इस पर चलते रहना कठिन होता है। सुधार तब तक अस्थायी रहते हैं जब तक कि वह उसका हिस्सा नहीं बन जाते जो आप हैं। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप इसे सजगता के साथ करते हैं या बिना सजगता के। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान के एक पक्ष पर धारणा बना लेता है तो वो उस धारणा के साथ और जुड़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पहचाने जाते हैं वे उन लोगों की तुलना में वोट देने के लिए अधिक इच्छुक होंगे जो कहेंगे हम वोट देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान में एक्सरसाइज को शामिल कर चुका है उसे कभी प्रशिक्षण लेने के लिए समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही करना आसान है। कुल मिलाकर, जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान दोनों एक हो जाते हैं तो आपको व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे आप हैं। आदत बनने के सभी पहलुओं की तरह ये दूधारी तलवार है। जब ये आपके लिए काम करती है तो पहचान बदल जाती है और आत्मसुधार का प्रभावी बल बनता है। जब ये विपरीत काम करती है तो आपकी पहचान श्राप बनकर रह जाती है। एक बार आपने पहचान को अपने भीतर बैठा लिया तो अपनी निष्ठा उसके प्रति समर्पित करना आसान हो जाता है, ताकि ये आप में बदलाव की क्षमता पर असर डाल सके। कई लोग संज्ञानात्मक नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान से जुड़े मानकों का आंख बंद करके पालन करते रहते हैं। जब आप कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होता है, उसे बदल पाने उतना ही कठिन हो जाता है। ये भले ही गलत हो, लेकिन ये मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं, समूह की पहचान क्या हैं, अथवा आप वे करते हैं जिनसे आपकी छवि, व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है।
किसी भी स्तर पर, भले ही वो निजी हो, टीम की हो, समुदाय की हो, सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ा अवरोध पहचान के संघर्ष से जुड़ा होता है। अच्छी आदतें युक्तिसंगत हो सकती हैं, लेकिन यदि वे आपकी पहचान से सामंजस्य नहीं रखती हैं, तो आप उन्हें आचरण में लेने से विफल रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं या थके हुए हैं, या फिर अभिभूत हैं, या सैकड़ों अन्य कारण होते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपकी स्वयं की छवि उसमें अवरोध बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़ नहीं पाते हैं। प्रगति के लिए कुछ भुला देना जरूरी होता है। स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करें। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर मान्यता जो आप में है, वह हालात और अनुभव के आधार पर सीखी गई है। सटीकता से कहें तो आप किस तरह से अपनी पहचान को मूर्त रूप देना चाहते हैं, वही आपकी आदतें हैं। आप जब अपना बिस्तर हर दिन लगाते हैं, तो आप व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं, तो आप रचनात्मक व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप प्रशिक्षण लेते हैं, तो आप एक खिलाड़ी के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। अभी आपकी जो भी पहचान है, आप उसे ही मानते हैं क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य हैं। यदि आप 20 वर्षों से नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं, तो आपके पास धार्मिक होने के साक्ष्य हैं। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो आपके पास साध्य हैं कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ गिरने पर भी जिम जाते ही हैं, तो आपके पास साक्ष्य हैं कि आप फिटनेस के प्रति वचनबद्ध हैं। जितने अधिक साक्ष्य आपके पास आपकी धारणाओं के होंगे, उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास करेंगे। मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे, तो वे आपको कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूं, कोई उत्कृष्ट नहीं। जब मैंने लेखन का करियर शुरू किया, तो पहले के कुछ वर्ष तक मैं हर सोमवार और गुरुवार को एक आलेख प्रकाशित कराता था। जैसे जैसे इसके साक्ष्य बढ़ते गए, वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी शुरुआत नहीं की थी। मैं अपनी आदतों से लेखक बन सका। इसमें संदेह नहीं कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने फुटबॉल पर किक मारी तो आप खुद को फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में समझने लगेंगे, या आपने एक चित्र बनाया है तो आप स्वयं को कलाकार समझने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप इस चीज को बार बार दोहराते हैं, तो साक्ष्य एकत्र होते जाते हैं और आपकी खुद की छवि बदलना शुरू होती है। किसी एक अनुभव का प्रभाव धुंधला हो जाता है, लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब है आपकी पहचान बनाने में आपकी आदतें सर्वाधिक साक्ष्य जुटाती हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि आपके खुद के निर्माण की प्रक्रिया आदतों के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। यह एक तरह का क्रमिक विकास होता है। हम अपनी उंगलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते, और यह तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदलकर नए हो गए हैं। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप में सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह है ही? शायद यही वो बात है जो मैं हूं। यदि आप एक पुस्तक पूरी करते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पुस्तक पढ़ना पसंद करता है। यदि आप जिम जाते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करता है। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत पसंद करता है। हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक ऐसी घटना आपकी पूर्व धारणाओं को बदल नहीं सकेगी, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती हैं। और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण है, तो ये वाकई में बड़ा है। ये छोटे सुधारों का विरोधाभास है। हर आदत न केवल परिणाम लाती है, बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। जैसे खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि आप इन चीजों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं, तो साक्ष्य भी बदलने लगते हैं। आप जो कहानी खुद से कहते हैं, वह भी बदलने लगती है। यह सही है कि यह बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदत को चुनते हैं, तो यह आपकी उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी बात यह है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों को वोट मिलते हैं। किसी चुनाव को जीतने के लिए आपको सर्वमति वोट की नहीं, बल्कि बहुमत की आवश्यकता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी खराब व्यवहार या अनुत्पादक आदत के लिए कुछ वोट दे देते हैं। आपका लक्ष्य तो समय के बहुमत को हासिल करना है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्यों की जरूरत होती है। यदि आप उसी तरह से वोट करते रहें जैसे पहले से करते आए हैं, तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि कुछ बदलते नहीं है, तो कुछ बदलेगा नहीं।
यह एकदम सरल 2 चरणों की प्रक्रिया है। 1. यह तय करें कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। 2. छोटी-छोटी जीतों से खुद को साबित करें। पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह किसी भी स्तर पर हो सकता है, चाहे वह खुद हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र। आप किसके समर्थन में रहना चाहेंगे? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं? आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? ये बड़े सवाल हैं और कई लोग तय नहीं कर पाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है। लेकिन वे जानते हैं कि किस तरह के नतीजे उनको चाहिए। वे सिक्स पैक एब्स चाहते हैं, कम बेचैन होना चाहते हैं या अपना वेतन दोगुना करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। अब आप जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं, वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लाइन ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। ये कहानी एक महिला की थी जो पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई थी। उसने कई वर्ष तक पैरामेडिकल स्टाफ में काम किया था। उस आयोजन में उसने अपने ससुर को देखा और बेहद चिंतित हो गई। महिला ने कहा, आप मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर पूरी तरह अच्छा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने परिहास में उत्तर दिया, अच्छा, मुझे भी आप ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन महिला ने जोर दिया कि नहीं, आपको अभी अस्पताल जाने की जरूरत है। कुछ ही घंटों बाद उस व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए सर्जरी हो रही थी। जांच में पता चला था कि उनकी एक बड़ी धमनी में ब्लॉकेज है और उन्हें तत्काल दिल का दौरा पड़ने का खतरा है। अपनी पुत्रवधू के सहज ज्ञान के बिना उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पैरामेडिकल स्टाफ में रही ये महिला ने क्या देखा? कैसे उसे समझ में आया कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और दिल का दौरा पड़ने वाला है? जब प्रमुख धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तो शरीर त्वचा की सतह के निकट गौण भागों से दूर महत्वपूर्ण अंगों को रक्त भेजने पर फोकस करता है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरे पर रक्त के संचार का पैटर्न बदल जाता है। कई वर्षों तक हार्ट के मरीजों के साथ काम करते हुए उस महिला में अनजाने में ही यह क्षमता विकसित हो गई थी कि वह देखते ही इस पैटर्न को पहचान लेती थी। वह यह समझा तो नहीं सकती थी कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह की कहानियां अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए सैन्य विश्लेषक यह आसानी से पहचान सकते हैं कि रडार स्क्रीन पर आने वाली कौन सी ब्लिप दुश्मन की मिसाइल की है और कौन सी उनके अपने बेड़े के विमान की, जबकि दोनों समान गति से आ रहे हैं और समान ऊंचाई पर हैं और लगभग हर पहलू से रडार पर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रिलेवे एक मिसाइल को नष्ट करने का आदेश देकर पूरे बेड़े को बचा लिया था, जबकि यह रडार पर उनके अपने विमान जैसी ही दिखाई दे रही थी। उन्होंने उचित फैसला लिया था, लेकिन उनके आला अफसर भी नहीं समझा सके कि उन्होंने यह कैसे कर दिखाया। म्यूजियम के क्यूरेटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे आसानी से किसी प्रामाणिक कलाकृति और चतुराई से तैयार की गई नकली वस्तु में अंतर बता देते हैं। यद्यपि वे सटीक रूप से यह नहीं बता सकते कि किस जानकारी से वे ऐसा करते हैं। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क का स्कैन होने पर पहले ही बता देते हैं कि किस ओर स्ट्रोक हो सकता है, जबकि अप्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट को ये चिन्ह नजर भी नहीं आते। मैंने यह भी सुन रखा है कि कुछ हेयर ड्रेसर बालों को छूकर बता देते हैं कि उनके पास आई महिला गर्भवती है या नहीं। मानव का दिमाग अनुमान लगाने वाली मशीन जैसा होता है। यह सतत रूप से आपके आसपास के वातावरण में आने वाली जानकारियों को ग्रहण करता रहता है और उनका विश्लेषण करता रहता है। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने चेहरे से दिल के दौरे का अनुमान लगा लिया, यह सैन्य विश्लेषक ने राडार पर मिसाइल होने की घोषणा कर दी, वैसे ही आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में लेना शुरू कर देता है। विवरण की छटाई करके प्रासंगिक संकेतों को रेखांकित करता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सूचना का संकलन करता है। पर्याप्त अभ्यास से आप संकेतों के आधार पर किन्हीं परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, भला ही आपने इस पर सजगता से विचार ना किया हो। आपका दिमाग स्वतः ही अनुभव से सीखे पाठों की कूट रचना तैयार कर लेता है। हम हमेशा समझा नहीं सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना लगातार चलता रहता है और किसी एक स्थिति में प्रासंगिक संकेतों को समझ लेने की आपकी क्षमता ही आपकी हर आदत का आधार होती है। हम इस बात को कम करके आंकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती है। आपको बालों को बढ़ जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना होता, फेफड़ों को सांस के लिए नहीं कहना होता और ना ही पेट को पचाने के लिए कहना होता है। फिर भी आपका शरीर ये सब आसानी से ऑटो पायलट मोड में करता है। आप अपने सचेत शरीर से कई अधिक हैं। भूख लगने के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? यह जरूरी नहीं है कि आपको कुकीज देखकर ही समझ में आए कि आपके खाने का समय हो चुका है। भोजन की इच्छा और भूख बिना सजगता के चलते रहते हैं।
आपकी देह में कई तरह के फीडबैक लूप्स होते हैं जो आपको उस समय सजग करते हैं जब फिर से खाने का समय होता है। ये उस सब पर भी नज़र रखते हैं जो आपके आसपास और भीतर चलता रहता है। शरीर में हार्मोन और रसायन के चलते ललक पैदा हो सकती है। अचानक भूख लगने लगती है जबकि आपको पक्का नहीं होता है कि क्या हुआ था। हमारी आदतों का यह सबसे अधिक चकित करने वाला नज़रिया है। किसी आदत के संकेत के लिए सजग होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई अवसर समझ लेते हैं और बिना सजगता से देखे इसके लिए काम करने लगते हैं। इससे उपयोगी आदतें बनती हैं। इसी कारण ये खतरनाक भी हो जाती हैं। जैसे ही आदतें बनती हैं, आप स्वचालित और अचेतन दिमाग के निर्देशन में काम करने लगते हैं। आपको इस बात का एहसास होने से पहले ही कि क्या हो रहा है, आप पुराने पैटर्न में ढल जाते हैं। जब तक आपको कोई बताता नहीं है, तब तक आपको पता नहीं चलता कि जब भी आप हंसते हैं, आप अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं। कोई प्रश्न पूछने से पहले आप क्षमा मांगते हैं, या फिर आपकी आदत दूसरों के वाक्यों को पूरा करने की बन गई है। आप जितना अधिक इन पैटर्न का दोहराव करते हैं, उतना ही आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बार मैंने सुना कि एक रिटेल क्लर्क इस बात के लिए निर्देशित था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस पूरा कर ले तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड काट दिया जाए। एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्राहकों को शेष बची नकदी दी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरीदारी की थी। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक का वास्तविक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, एक कैंची उठाई और पूरा कार्ड ऑटो पायलट मोड में काट दिया। ग्राहक चौंका, उसके पहले कार्ड कट चुका था और क्लर्क को समझ में आया कि क्या हो गया है। मैंने अपनी रिसर्च में एक महिला को देखा जो कभी प्री स्कूल टीचर रह चुकी थी और बाद में वो कॉर्पोरेट की नौकरी में आ गई। उसकी पुरानी आदत छूटी नहीं, वो वयस्कों के साथ काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बाथरूम जाते तो उनसे पूछ लेती थी कि क्या आपने हाथ धोए। मुझे एक आदमी की कहानी पता चली। उसके कई वर्ष लाइफ गार्ड के रूप में निकले थे और जब भी वो किसी बच्चे को दौड़ता हुआ देखता था, वो चिल्लाता, पैदल चलो। कुछ समय में जो संकेत आपको आदतों को बढ़ाते हैं, वे इतने सहज हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं हैं। किचन के काउंटर पर ट्रीट, पलंग के करीब रिमोट कंट्रोल, जेब में फोन, इन संकेतों के प्रति हमारे प्रतिसाद इतनी गहराई से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर से कोई काम करा रहा है। इस कारण हमें व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया सजगता से शुरू करनी चाहिए। प्रभावी तरीके से नई आदतें बनाने से पहले हमें वर्तमान आदतों का प्रबंधन सीखना चाहिए। ये सुनने के बजाय करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना ली तो ये ज्यादातर मामलों में अचेतन और स्वचालित हो जाती है। यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसे सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं, तब तक ये जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। इस्तांबुल की प्रमुख सड़क इस्तिक्लाल कदेसी से कुछ ही दूर एक पुराने अपार्टमेंट में 2012 के अंत में मैं बैठा हुआ था। मेरे साथ में मेरा गाइड माइक भी एक आरामदायक कुर्सी पर कुछ फीट दूर बैठा हुआ था। मैं तुर्की की 4 दिन की यात्रा पर गया था। वास्तव में माइक मूल रूप से गाइड नहीं था, वो मेन अमेरिका का रहने वाला था और 5 वर्षों से तुर्की में रह रहा था। उसने ही मुझे पूरा देश घुमा देने की पेशकश की थी और मैं उसे साथ ले गया। जिस रात को मुझे और माइक को रात्रि भोज पर बुलाया गया था, इसमें उसके कुछ तुर्क मित्र भी थे। हम 7 लोग वहां थे और वहां पर सिर्फ मैं ही था जिसने कभी दिन में एक पैक सिगरेट तक नहीं पी थी। मैंने एक तुर्क से पूछा कि ये आदत कैसे लग गई। उसने कहा, ये हमेशा दोस्तों के साथ रहते हुए शुरू होती है। एक दोस्त पीता है तो फिर आप भी पीने लगते हैं। ये वास्तव में बहुत ही दिल जीतने वाला था कि कमरे में मौजूद आधे लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। माइक कुछ वर्षों से सिगरेट नहीं पी रहा था। एक पुस्तक एलन कार की इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग को पढ़कर उसकी आदत छूट गई। उसने कहा, यह पुस्तक सिगरेट पीने के मानसिक भार से मुक्त करती है। ये कहती है, खुद से झूठ बोलना बंद करो, वास्तव में आप सिगरेट नहीं पीना चाहते। आप जानते हैं कि इसमें सुखाभास नहीं हो रहा है। इससे आपको महसूस होने लगेगा कि आप पीड़ित नहीं हैं। आपको ये लगने लगेगा कि आपको सिगरेट पीने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी सिगरेट पीने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने पुस्तक का कुछ हिस्सा पढ़ा। इसे लिखने वाले ने रोचक रणनीति अपनाई है ताकि सिगरेट पीने वाले अपनी ललक को खत्म कर सकें। वे सुनियोजित तरीके से सिगरेट पीने से संबंधित हर संकेत को रिफ्रेम करते हैं और इसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। वे इस तरह की बातें कहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती है। आप सोचते हैं कि सिगरेट पीना सामाजिक होने के लिए आपकी आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिना सिगरेट पिए भी आप सामाजिक हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि इसे पीने से तनाव खत्म होगा, लेकिन नहीं, इसे पीने से नसों में फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा।
वे सतत रूप से इन वाक्यों और इन जैसे दूसरे वाक्यों को दोहराते हैं। वे कहते हैं, अपने दिमाग में बैठा लो, आप कुछ नहीं खो रहे हैं, और आप ना केवल G25 ऊर्जा और धन के क्षेत्र में, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सबसे ज्यादा आवश्यक अपने लंबे और गुणवत्ता से भरे जीवन में शानदार सकारात्मक प्रगति हासिल कर रहे हैं। जब आप पुस्तक समाप्त करने को होते हैं तो सिगरेट पीना दुनिया में सबसे ज्यादा हास्यास्पद लगने लगता है। जब आपको लगता है कि सिगरेट पीने से कोई फायदा आगे होगा नहीं, तो आपके पास सिगरेट पीने का कोई कारण नहीं रह जाता है। ये व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के विपरीत है। इसे अनाकर्षक बनाएं। अब मैं जान गया हूं कि ये सोचने में भले ही बहुत आसान लगता है कि बस अपना मानस बदलने की जरूरत है, आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। लेकिन 1 मिनट मेरे साथ रहिए। जब आदत छूट जाए तो किस तरह तत्काल उसे प्राप्त करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी आदतों को लेकर कितने निरंतर हैं, लेकिन ये निश्चित है कि जीवन आपको किसी बिंदु पर बाधित कर देगा। पूर्णता संभव नहीं होती है। ज्यादा वक्त नहीं निकलेगा कि कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाएगी। आप बीमार हो जाते हैं, या आपको काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, या आपके परिवार को आपके समय की थोड़ी और ज्यादा जरूरत होती है। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं खुद को एक सरल नियम की याद दिलाने की कोशिश करता हूं। कभी भी 2 बार चूक मत करना। यदि मैं एक दिन चूक जाता हूं तो मैं जितनी जल्दी संभव हो सके इसे वापस पाने के लिए प्रयास करता हूं। एक वर्कआउट चूक सकता हूं, लेकिन मैं लगातार 2 बार चूक करने नहीं जा रहा हूं। हो सकता है कि मैं एक पूरा पिज्जा खा जाऊं, लेकिन मैं इसके बाद स्वस्थ भोजन भी ग्रहण करूंगा। मैं परिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन मैं दूसरी चूक से बच सकता हूं। जैसे ही एक लकीर समाप्त होती है तो मैं अगली एक पर शुरू हो जाता हूं। पहली गलती कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। बार बार होने वाली गलतियों की सर्पिल रेखा आपको नुकसान देती है। एक बार चूक संयोगवश हो सकती है, 2 बार चूक होना एक नई आदत की शुरुआत होती है। यही विजेता और हारे लोगों के बीच खास अंतर है। कोई भी खराब प्रदर्शन कर सकता है, खराब वर्कआउट कर सकता है, या काम पर एक खराब दिन हो सकता है, लेकिन जब सफल लोग असफल होते हैं तो वे जल्दी से पलटते हैं। किसी आदत के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी पुनः प्राप्ति तेज हो। मुझे लगता है कि यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इससे जुड़े रहना चाहूंगा, भले ही मैं एक आदत के रूप में या पूरी तरह से मैं जैसा चाहूं वैसा न कर सकूं। अक्सर हम अपनी आदतों के साथ एक या कुछ भी नहीं के चक्कर में गिर जाते हैं। समस्या फिसलना नहीं है, समस्या यह सोच है कि यदि आप सटीक तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आदत को कब ट्रैक करना है, कब नहीं, ये समझना। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका शेफ अच्छा काम कर रहा है। सफलता को मापने का एक तरीका इस पर नजर रखना है कि प्रत्येक दिन कितने ग्राहक भोजन का भुगतान करते हैं। यदि अधिक ग्राहक आते हैं तो भोजन अच्छा होना चाहिए, यदि कम ग्राहक आते हैं तो कुछ गलत होना चाहिए। हालांकि यह माप दैनिक राजस्व केवल इस बात की सीमित तस्वीर देता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। भोजन का भुगतान करता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसने भोजन का आनंद लिया है। ऐसी कोई संभावना नहीं होती कि असंतुष्ट ग्राहक भोजन करेंगे और भाग निकलेंगे। वास्तव में यदि आप केवल राजस्व को माप रहे हैं तो भोजन खराब भी हो सकता है, लेकिन आप इसकी भरपाई मार्केटिंग या छूट या किसी अन्य विधि से करते हैं। इसके बजाय यह ट्रैक करना अधिक प्रभावी हो सकता है कि कितने ग्राहक अपना भोजन पूरी तरह समाप्त करते हैं, या शायद उन ग्राहकों का प्रतिशत जो उदारता के साथ टिप छोड़ते हैं। किसी विशेष व्यवहार को ट्रैक करने का नकारात्मक पक्ष यह है कि हम इसके पीछे के उद्देश्य के बजाय संख्या से प्रेरित हो जाते हैं। यदि आपकी सफलता को त्रैमासिक आय के आधार पर मापा जाता है तो आप त्रैमासिक आय के लिए बिक्री, राजस्व और लेखांकन को उसके अनुकूल करेंगे। यदि आपकी सफलता को पैमाने पर कम संख्या से मापा जाता है तो आप पैमाने पर कम संख्या के लिए अनुकूलन करेंगे, भले ही इसका मतलब है क्रैश डाइट, जूस क्लेंस या वसा घटाने की गोलियां लेना ही क्यों ना हो। मानव मन सिर्फ जीत चाहता है, चाहे जो खेल खेला जा रहा हो। यह खतरा जीवन के कई क्षेत्रों में स्पष्ट होता है। हम सार्थक काम करने के बजाय लंबे समय तक काम करने पर ध्यान देते हैं। हम स्वस्थ होने के बारे में जितना केंद्रित होते हैं उससे ज्यादा हम 10,000 कदम चलने की परवाह करते हैं। हम सीखने, जिज्ञासा और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देने के बजाय मानकीकृत परीक्षणों के लिए सिखाते हैं। संक्षेप में, हम उस बात के लिए अनुकूलित होते हैं जिसे माप सकें। जब हम गलत माप चुनते हैं तो गलत व्यवहार प्राप्त करते हैं। इसे कभी कभी गुडहार्ट विधि के रूप में जाना जाता है। यह अर्थशास्त्री चार्ल्स गुडहार्ट के नाम पर दिया गया सिद्धांत है, जो कहता है, जब एक माप लक्ष्य बन जाता है तो यह अच्छा माप नहीं रह जाता। माप केवल तभी उपयोगी होता है जब यह आपका मार्गदर्शन करता है और संदर्भ को एक बड़े पिक्चर में जोड़ता है, न कि तब जब यह आपका उपभोग करता है। प्रत्येक संख्या समग्र प्रणाली में फीडबैक का अंश मात्र है। अच्छी आदतों को बनाने का कमजोर पक्ष। आदतें महारत की नींव तैयार करती हैं।
शतरंज में जब मोहरे चलाने की बुनियादी कला स्वचालित होने लगती है, तभी कोई खिलाड़ी खेल के अगले पायदान पर देख सकता है। हर सूचना जो स्मृति में रहती है, वह मानसिक खुलापन लाती है। यह प्रयासयुक्त सोच की ओर ले जाता है। हर काम के लिए यह बात सही है। सरल चालें आप इतने अच्छे से जान लेते हैं कि आप बिना सोचे उन्हें चल देते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ऐसे में आप ज्यादा विस्तृत चीजों की ओर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह आदतें उत्कृष्टता की मेरुदंड है। हालांकि आदतों का फायदा किसी कीमत पर आता है। पहले तो हर बार दोहरा लेने से उनमें निपुणता, गति और कौशल बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आदतें स्वचालित होने लगती हैं, तो आप फीडबैक के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। आप बिना दिमाग के इसे दोहराते हैं। ऐसे में गलतियां आसानी से होने लगती हैं। लेकिन जब आप अपनी संभावनाएं बढ़ाना चाहते हैं और अपने प्रदर्शन को उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं, तो बारीक से बारीक चीज़ों को आपको देखना होता है जो मायने रखती हैं। आप एक ही चीज़ को बार बार अंधाधुंध दोहराकर ये नहीं सोच सकते कि आप उत्कृष्ट बन सकते हैं। आदतें आवश्यक होती हैं, लेकिन महारत के लिए पर्याप्त नहीं होती। आपको दरअसल स्वचालित आदतों और सोचे समझे अभ्यास की ज़रूरत होती है। आदत, सोचा समझा अभ्यास, महारत। महान बनने के लिए कुछ कौशल स्वचालित होने चाहिए। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को अपने कम प्रभावशाली हाथ से बॉल को उछालने की कला में पारंगत होने से पहले बिना सोचे बॉल ड्रिबल करना आना चाहिए। शल्य क्रिया करने वाले चिकित्सकों को सबसे पहले चीरा लगाने की प्रक्रिया को इतनी बार दोहराने की जरूरत होती है कि बाद में वो आंखें बंद करते हुए भी इसे कर सकें, ताकि वे शल्य क्रिया में आने वाली विविधताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक आदत में महारत हासिल होने के बाद आपको उसके प्रयास वाले भाग की ओर लौटना होगा, ताकि अगली आदत को बनाया जा सके। किसी विधा में दक्ष होना वह प्रक्रिया है जिसमें आप सफलता के छोटे से छोटे तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसे तब तक दोहराते जाते हैं जब तक कि आप भीतर तक कुशलता प्राप्त नहीं कर लेते, और इसके बाद इस आदत को अपने विकास की अगली सरहद की ओर बढ़ने की नींव की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार में पुराने काम आसान हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आप अपनी शक्ति अगली चुनौती के लिए लगाते हैं। हर आदत प्रदर्शन के अगले स्तर का द्वार खोल देती है। यह एक अंतहीन चक्र है। सभी आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन आपको एक ऐसे तरीके की ज़रूरत है कि आप समय के साथ प्रदर्शन के प्रति भी सचेत रहें, जिससे आप सतत सुधार और उन्नयन कर सकें। यह वह समय होता है जब आपको किसी कौशल में महारत लगने लगती है। उस समय आपको कार्य अपने आप होता दिखता है। निष्कर्ष। एक प्राचीन यूनानी कहावत है, सोराइट्स पैराडॉक्स, जो छोटे से काम के प्रभाव के बारे में बताती है, जो कई बार दोहराने के बाद पड़ सकता है। पैराडॉक्स का एक फॉर्मुलेशन इस तरह से है, क्या एक सिक्के से कोई रईस हो सकता है? यदि आप किसी व्यक्ति को 10 सिक्के देते हैं, तो आप दावा नहीं कर सकते कि वो रईस है। लेकिन आप एक के बाद एक उसमें जोड़ेंगे, तो एक समय पर आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी अमीर नहीं बन सकता जब तक कि एक सिक्का उसे न मिल जाए। हम यही बात छोटी आदतों के लिए भी कह सकते हैं। क्या एक मामूली परिवर्तन आपके जीवन को बदल सकता है? यदि आप ऐसा कहेंगे तो यह संभव नहीं लगेगा। लेकिन तब क्या होगा जब आप एक के बाद एक उसे करते ही चले जाएंगे? कुछ अवधि के बाद आप मानेंगे कि एक छोटे से बदलाव से जीवन बदल गया। आदत में बदलाव का बड़ा लक्ष्य 1% सुधार ही नहीं, बल्कि ऐसे हजारों सुधार हैं। ये छोटी आदतों का समूह है जो क्रमबद्ध होकर एक साथ हो जाती हैं। इनमें से हर एक पूरे तंत्र की बुनियादी इकाई हैं। प्रारंभ में छोटे सुधार अर्थहीन लग सकते हैं, क्योंकि वे तंत्र के भार से दबे रहते हैं। मात्र एक सिक्का आपको अमीर तो नहीं बना सकता। एक सकारात्मक परिवर्तन जैसे 1 मिनट के लिए ध्यान करने या पुस्तक का एक पेज हर दिन पढ़ने से कोई खास अंतर आने की संभावना नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे आप छोटे बदलावों के परत को एक के बाद एक चढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन वृत्त बदलना शुरू हो जाता है। हर सुधार ठीक वैसा ही है जैसे रेत का एक कण आप सकारात्मक पक्ष में डाल रहे होते हैं, जो धीरे धीरे चीज़ों को आपकी ओर मोड़ देता है। एकदम अच्छी आदतों पर बने रहना आसान लगने लगता है। तंत्र का भार आपके पक्ष में काम करने लगता है, आपके विरोध में नहीं। इस पुस्तक में हमने शिखर पर पहुंचने वाले दर्जनों लोगों की कहानियां देखी हैं। हमने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं, पुरस्कार जीतने वाले कलाकारों और बिजनेस लीडरों, जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टरों और आला कॉमेडियनों को समझा, जिन्होंने छोटी आदतों के विज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी विधा में महारत हासिल की और अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच गए। इस पुस्तक में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति, टीम और कंपनी ने भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अंततः वे एक ही तरह से प्रगति कर सके, छोटे, सतत और अथक सुधारों के प्रति वचनबद्धता।
सफलता किसी लक्ष्य पर पहुंचना या लकीर पार करना जैसी नहीं होती है। यह सिस्टम है जिसमें सुधार की जरूरत होती है। यह अंतहीन प्रक्रिया है जिसको परिष्कृत करना होता है। अध्याय 1 में मैंने कहा था कि यदि आप आदत बदलने के लिए परेशान हो रहे हैं तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपका सिस्टम है। खराब आदतें हर बार खुद को दोहराती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बदलाव के लिए आपका सिस्टम गलत है। यह पुस्तक अब समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसके विपरीत सही हो। व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियमों के साथ आपके पास साधन और रणनीतियां हैं जिनसे आप बेहतर सिस्टम बना सकते हैं और आदतों को बेहतर आकार दे सकते हैं। कभी-कभी एक आदत को याद करना मुश्किल होता है और आपको उसे स्पष्ट करना होगा, अन्यथा आप ऐसा मानेंगे कि आप शुरू नहीं कर रहे हैं और आपको उसे आकर्षक बनाना होगा। कई मामलों में आप पाएंगे कि आदतें बहुत कठिन हैं और आपको उन्हें आसान बनाने की ज़रूरत होगी। कभी आप किसी आदत से जुड़े रहना की इच्छा नहीं करेंगे और आपको उसे संतोषजनक बनाना होगा।